Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 13 of class 9th, that is Why Do We Fall Ill? So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So before we start, let us first revise what we have studied in the previous session. तो पिछले सेशन के अंदर हमने इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस जो बीमारियां हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली जितने भी जो डिजीज़ेस हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं। एक टाइप की तो वो होंगी जो कि किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से फैलती हैं। इन्फेक्शियस एजेंट कौन हो सकते हैं? यानी कि वो ऑर्गेनिज्म या वो एजेंट जो कि इन्फेक्शन फैलाते हों। तो इन्फेक्शन का एग्जांपल है कि जो माइक्रोब्स हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ेस के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इन्फेक्शन फैलाने का काम करते हैं। तो ऐसी बीमारियां जहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं, उनको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। क्यों बोलते हैं हम इसको इन्फेक्शियस डिजीज़ेस? क्योंकि ये जो माइक्रोब्स हैं, यानी जो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये उस बीमारी को हमारी पूरी कम्युनिटी के अंदर फैला सकते हैं और ये बीमारियां बहुत सारे लोगों को फिर प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। मोर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है? हम 8th क्लास के अंदर जब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, एल्गी हो सकती है और प्रोटोजोवन हो सकता है। तो ये जो कोरोना वायरस है, नाम ही इंडिकेट करता है कि ये एक टाइप का वायरस है। अब यहाँ पे इस वायरस में भी खतरा क्या है कि ये हमारी पूरी कम्युनिटी में फैल सकता है, यानी हमारे पूरे आस पड़ोस में फैल सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत सारे लोग इस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। इसीलिए ऐसी बीमारियां जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फैलती हैं, हम उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ेस बोलते हैं। वहीं जो दूसरे टाइप की बीमारियां थी, ये ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको ये इन्फेक्शियस एजेंट कॉज नहीं करते हैं। इस टाइप की बीमारियों के कारण अलग अलग हो सकते हैं, पर वो कभी भी माइक्रोब्स की वजह से नहीं होंगे और ना ही वो कभी भी कम्युनिटी के अंदर फैलेंगे। यानी कि जिस इंडिविजुअल को वो बीमारी हुई है वो बीमारी वहीं तक कन्फाइंड रहेगी, वो आगे और लोगों में नहीं फैलेगी। एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि अगर किसी को कैंसर हुई है कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से, या फिर उसके बाद में क्या हो रहा है उसका कि उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है। बीपी हाई क्यों हो सकता है वैसे? या तो उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, या फिर उसने एक्सरसाइज कम करनी बंद कर दी हो। तो ये 2-3 एग्जाम्पल हैं। ये जो बीपी हाई है या फिर ये जो कैंसर है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो रही है, ये दोनों ही नॉन इन्फेक्शियस टाइप के डिजीज़ेस हैं, क्योंकि ना तो ये एक से दूसरे में फैल रही हैं और ना ही इनको इन्फेक्शियस जो एजेंट है वो फैला रहे हैं, और इसी की वजह से इनका जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो भी नहीं होगा। The way in which diseases spread and the way in which they are treated and prevented at the community level would be different for different diseases. तो जो बीमारी फैलती हैं उनके फैलने का तरीका, उनको ठीक करने का तरीका और कैसे हम उनको कम्युनिटी लेवल पे बचा सकते हैं लोगों को,
उस बीमारी की चपेट में आने से वो सारे तरीके अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग हैं. This would depend a lot on whether the immediate cause are infectious and non-infectious. अब हमने बोला कि सारी बीमारियों को हैंडल करने का तरीका भी अलग अलग है, तो ये मोस्टली डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप की बीमारी फैल रही है. कि अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से फैल रही है, यानी कि अगर इन्फेक्शियस बीमारी फैल रही है, तो हमें उसको ट्रीट भी बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा और उसको मोर स्पेसिफिकली लोगों में फैलने से हमें उसे प्रिवेंट करना पड़ेगा. क्योंकि अगर यहाँ पे हमने उसको प्रिवेंट नहीं किया तो ये ऐसे बीमारियाँ कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड हो जाएंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आज के टाइम पे भी हमारी गवर्नमेंट कोरोना वायरस है, इन्फेक्शियस बीमारी है, लोगों से एक से दूसरे में फैल रही है, तभी तो गवर्नमेंट ने सबको क्वारंटाइन किया है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सिखाया है. वो सब इसीलिए है ताकि लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, और अगर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो वो बीमारी भी एक से दूसरे इंसान के अंदर नहीं फैलेगी. नेक्स्ट डिजीज़ इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ेस. अब अगर हम इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? जो ऐसे एजेंट जो कि उस बीमारी को फैलाते हों, और ऐसे एजेंट को हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट. वी हैव सीन दैट द इंटायर डाइवर्सिटी seen in the living world can be classified into a few group. तो हमने ये चीज़ें देखी हुई हैं कि हमारी जो पूरी डाइवर्सिटी है, यानी इतने सारे लिविंग, हमारा जो वर्ल्ड है उसके अंदर कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और उन सब को हमने छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप्स के अंदर भी बांटा हुआ है. दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. हमने उनको अलग अलग ग्रुप में तो रख दिया, पर हमने क्या सोच के, किस बेसिस के ऊपर हमने उन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रखा है? यानी कुछ तो सिमिलैरिटी होगी उनकी, तभी तो हमने उनको एक ग्रुप में रखा है. तो हमने उस अपनी जो क्लासिफिकेशन बनाई उसका बेस हमने क्या लिया कि अगर हम किन्हीं भी ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रख रहे हैं तो उस टाइम पे उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉमन होने चाहिए. यानी कि अगर ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो हम उनको एक ग्रुप में रखेंगे. ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीजेस आर फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ सच कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बीमारी फैलाते हैं तो उनको भी हमने अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अपनी क्लासिफिकेशन के अंदर रखा हुआ है. सम ऑफ देम आर वायरसेस, सम आर बैक्टीरिया, सम आर फंजाई एंड सम आर सिंगल सेल्ड एनिमल्स और प्रोटोजोन्स. तो हमने इनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर तो रखा हुआ है, पर इन्फेक्शियस एजेंट कौन हो सकते हैं? वायरस हो सकती है, कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ फंजाई भी हैं, और कुछ प्रोटोजोन्स भी हैं. ये वही हैं जिनके बारे में हम 8th क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने कितने पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया है. सम डिजीजेस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स सच एज वर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड. कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत सारी सेल्स से मिलके बने हों. तो जैसे कि वर्म है अलग अलग तरीके के, ये भी बहुत सारे टाइप की जो बीमारियां हैं वो फैलाते हैं. द कॉमन टाइप ऑफ डिजीजेस caused by the virus are the common cold, influenza, dengue fever and AIDS.
तो अब कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं यहाँ पे जो कि वायरस की वजह से ऐसी बीमारियाँ होती हैं। तो वायरस की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है? सबसे पहले और जो बेसिक एग्जाम्पल है वो है कॉमन कोल्ड यानी कि जुखाम। दूसरा है इन्फ्लुएंज़ा। तीसरा है डेंगू फीवर। और चौथा है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डिजीजेस लाइक टाइफॉइड, फीवर, cholera, tuberculosis and anthrax are caused by bacteria। तो ऊपर तो हमने कुछ ऐसे बीमारियों की बात करी थी जो कि वायरस की वजह से फैलती हैं। अब हम कुछ ऐसे बीमारियों की बात कर रहे हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं। तो कौन कौन सी हैं ऐसी बीमारियां? टाइफॉइड है, फीवर है, कॉलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है और एंथ्रेक्स है। ये सारी बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं। मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई। अब हमारा तीसरा ग्रुप दैट इज़ फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में उसकी वजह से कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं? हमारे स्किन के अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं जिनके अलावा हमें ईचिंग होने लगती है, अगर वो इन्फेक्शन वगैरह अगर हमारी स्किन में हो, रेडनेस होने लगती है, तो ये जो सारे कुछ जो स्किन के ऊपर इन्फेक्शन होते हैं ये फंजाई की वजह से होते हैं। प्रोटोजोएंस microbes caused many familiar diseases such as malaria and काला अज़र। वहीं अगर हम प्रोटोजोन्स की बात करें तो प्रोटोजोन कौन सा टाइप की बीमारियां फैला सकते हैं? मलेरिया फैला सकते हैं और काला अज़र फैला सकते हैं। ये जो मलेरिया है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन से प्रोटोजोन की वजह से होता है मलेरिया? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और इसका कैरियर का काम कौन करता है? इसका कैरियर का काम करता है मॉस्किटो। मोर स्पेसिफिकली फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो प्लाज्मोडियम है उसके लिए कैरियर का काम करती है। और इनके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट कौन है? प्लाज्मोडियम, जो कि एक टाइप का प्रोटोजोन है। ऑल ऑफ अस हैव some common across interstitial worm infections as well as diseases like elephantiasis caused by different species of worms। तो ये चीज़ें हमने बहुत बार सुनी होंगी कि लोगों को इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है वर्म्स वगैरह का, और या फिर हमने एलिफेंटिसिस बीमारी के बारे में भी पढ़ा होगा। तो ये जो एलिफेंटिसिस है या फिर हमारे जो इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है ये कौन फैलाता है? अलग अलग टाइप के जो वर्म्स हैं वो इसको फैलाते हैं। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। तो ये क्यों ज़रूरी है कि हम इतने सारे इन्फेक्शियस एजेंट और उनकी कैटेगरीज के बारे में बात करें? The answer is that these categories are important factor in deciding which kind of treatment to use। तो हम ये इनकी कैटेगरीज के बारे में इसीलिए पता लगाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी रोल प्ले करती हैं इनसे जो भी बीमारियां होती हैं उनको ठीक करने में, उनके ट्रीटमेंट के अंदर। The members of each one of these group, viruses, bacteria and so on, have many biological characteristics in common। और ये जो हमने बोला कि हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक इसीलिए पता लगा रहे हैं ताकि इनका ट्रीटमेंट हो सके। हमें ये भी पता है कि जब हमने इनकी क्लासिफिकेशन करी थी तो हमने इनको अलग अलग ग्रुप में रखा था। तो इनके जो अलग अलग मेंबर्स हैं ग्रुप के, फॉर एग्ज़ाम्पल वायरस है, बैक्टीरिया है और भी बहुत सारे, इनके अंदर एक चीज़ कॉमन है
कि इनके जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉमन हैं। तो इसीलिए इनके ऊपर स्टडी करना, इनके नेचर को जानना और ज़्यादा आसान हो जाता है। ऑल वायरसेस फॉर एग्जाम्पल live inside host cell whereas the bacteria rarely do। तो हमें पता है कि जो वायरसेस है वो हमेशा जो भी उनका जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर रहती हैं और फिर अपने आप को मल्टीप्लाई करती हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया वगैरह है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा होस्ट सेल में हों। Viruses, bacteria, and fungi multiply very quickly while the worms multiply very slowly in comparison। तो जितने भी वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। वहीं पे ये जो वॉर्म्स की वजह, जो हमने इन्फेक्शंस वगैरह की बात करी थी, तो ये जो वॉर्म्स हैं ये बहुत धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते हैं अगर हम इनको इन वायरसेस या बैक्टीरिया के साथ कंपेयर करें। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि जो वायरसेस हैं वो क्या हैं, कनेक्टिंग लिंक का काम करती हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैसे। तो हम पिछले साल भी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं 8th क्लास में कि जो वायरसेस हैं जब तक वो बाहर वाले इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं तो वो क्या है, वो नॉन लिविंग है। पर जैसे ही वो किसी इंडिविजुअल के शरीर के अंदर एंटर कर जाती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जैसे बिहेव करती है। फॉर एग्जांपल आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो अगर वो जो वायरस है वो किसी इंसान के शरीर में नहीं है, बाहर कहीं प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, तो हम उस वायरस को क्या बोलेंगे कि वो डेड है। पर अगर वो वायरस कैसे भी करके हमारे शरीर के अंदर चला गया, अंदर जाने के बाद क्या होगा, वो खुद को मल्टीप्लाई करेगा, हमारा जो शरीर है उसके ऊपर अपना कब्जा कर लेगा धीरे धीरे। इससे क्या होगा, फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। तब वो हमारे शरीर में एंटर होने के बाद में इतने सारे काम कर रहा है, खुद को मल्टीप्लाई भी करवा रहा है, डिवाइड भी करवा रहा है, तो अभी ये अंदर जाने के बाद कैसे काम कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए जब तक ये शरीर के बाहर प्रेजेंट होता है हम इसको नॉन लिविंग बोलते हैं। जैसे ही अपने होस्ट के शरीर के अंदर एंटर कर जाता है हम इसको लिविंग बोलने लगते हैं। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि वायरसेस लिविंग है कि डेड है, तो आप हमेशा क्या आंसर करोगे कि दे आर नीदर लिविंग नोर डेड। ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे एग्जैक्टली वो प्रेजेंट हैं। द टेक्सोनॉमिकली ऑल द बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, टू वायरसेस एंड वाइस वर्सा। तो अगर हम टेक्सोनॉमी की बात करें, यानी हमारी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है अगर हम उनको वायरसेस के साथ कंपेयर करें। और ये चीज़ फिर भी उल्टी है कि अगर हम वायरसेस की भी बात करें तो जितने भी वायरस हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड मिलेंगी एज़ कंपेयर टू बैक्टीरिया। दिस मीन्स दैट many important life processes are similar in the bacteria group but are not shared with the virus group। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो बैक्टीरियाज के तो ग्रुप में सिमिलर हैं एक दूसरे से, पर वो वायरसेस के ग्रुप में कॉमन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा घर है और एक दूसरा हमारे किसी भी कज़न का या हमारे किसी नेबर का घर है, तो हमारे घर की जो आदतें हैं वो अलग होंगी एज़ कंपेयर टू हमारे जो नेबर्स हैं उनकी आदतों से। एज अ रिजल्ट द ड्रग्स दैट ब्लॉक वन ऑफ दीज लाइफ प्रोसेसेस in one member of a group is likely to be effective
अगेंस्ट मैनी अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो इसका मतलब ये है, मैंने बोला कि हमारे घर की आदतें तो सेम होंगी, तो इसी का मतलब उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि जो ऐसे ड्रग्स या फिर ऐसी मेडिसिन्स जो कि किसी एक मेंबर के लिए काम कर रही हैं, तो हो सकता है कि वो बाकी सारी मेंबर्स के लिए भी वैसे ही काम करेंगी। बट द सेम ड्रग will not work against a microbes belonging to a different group। पर वो जो सेम दवाई है वो दूसरे ग्रुप यानी वायरसेस वगैरह के लिए काम नहीं करेगी। यानी कि जो आदतें हमारे घर में हैं हम उन्हीं के ऊपर काम कर सकते हैं, वो हमारे लिए ही लागू होंगी, वो दूसरों के लिए लागू नहीं होंगी।